हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में प्रियंका कुमारी की तरफ से स्वागत है। आज का क्लास है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल का एक क्लास हो चुका है। आज हम लोग जानेंगे मौर्योत्तर काल में पढ़ेंगे हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण के शासन के काल के बारे में जानेंगे। तो ये जो था, भारत पर सबसे विदेशी आक्रमण हुआ था। भारत पर सबसे पहले जो विदेशी आक्रमण किए थे वो किसने किए थे? हिंद यूनानी ने किए थे। उसके बाद शक के द्वारा किया गया, शक, उसके बाद पहलव, उसके बाद कुषाण। इसी क्रम में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया, हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। तो आज इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे हिंद यूनानी। तो भारत पर सबसे पहले जो विदेशी आक्रमण करने वाले थे वो कौन थे? हिंद यूनानी। और हिंद यूनानी जो आक्रमण करने वाले थे इसको इंडो ग्रीक या फिर बैक्ट्रियाई यूनानी कहते थे। क्या कहते थे? इंडो ग्रीक या फिर बैक्ट्रियाई यूनानी कहते थे। और आक्रमण करने वाला जो प्रथम यूनानी था, भारत पर विदेशी आक्रमण करने वाले जो प्रथम यूनानी थे वो कौन थे? डिमेट्रियस। कौन थे? डिमेट्रियस थे। वो पहला शासक थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। और इनका जो कहाँ का वो शासक थे? तो बैक्ट्रिया के वो शासक थे। कहाँ के शासक थे? तो वो बैक्ट्रिया के शासक थे। अब आता इनका उत्तराधिकारी किसका? तो डिमेट्रियस का जो उत्तराधिकारी था वो कौन थे? तो उसका उत्तराधिकारी मीनांदर था। कौन था? मीनांदर इसके उत्तराधिकारी थे। और मीनांदर का जो शासन काल था वो 165 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व के बीच था। मीनांदर का जो शासन काल था वो कब था? 165 से 145 ईसा पूर्व के बीच था। और वो जो मीनांदर को मिलिंद भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मिलिंद। और ये जो मीनांदर था वे एक महान शासक थे। क्या थे? एक महान शासक थे। और मीनांदर का जो राजधानी था, इनका जो राजधानी था वो साकल था। कहाँ पे था? तो साकल, जिसका आधुनिक नाम है सियालकोट। क्या है? आधुनिक नाम है सियालकोट। और ये जो मीनांदर है ये बौद्ध धर्म की शिक्षा नागसेन के द्वारा लिए। किसके द्वारा? नागसेन के द्वारा ये बौद्ध धर्म की शिक्षा लिए। और ये जो मीनांदर थे ये बौद्ध धर्म से इतने प्रश्न किए और नागसेन के द्वारा इतना इसका उत्तर दिए जिसका एक पुस्तक में संग्रहित किया गया। ये जो मीनांदर और नागसेन के द्वारा प्रश्न उत्तर को एक पुस्तक में संग्रहित किया गया, जिस पुस्तक का नाम है मिलिंद पाहनो। क्या नाम है? उस पुस्तक का नाम है मिलिंद पाहनो या फिर मिलिंद के प्रश्न। ये इसमें ऐड नहीं किए हैं, आप इसको अच्छे से सुनिए। उस पुस्तक का नाम क्या है? मिलिंद पाहनो या फिर मिलिंद के प्रश्न। इसमें नागसेन द्वारा उत्तर दिया गया है और मीनांदर के द्वारा बौद्ध धर्म से प्रश्न किया गया, बौद्ध धर्म के बारे में प्रश्न किया गया है। अब है काफी संख्या में ये जो हिंदू यूनानी थे, यूनानी शासक थे, इन्होंने काफी संख्या में सिक्के जारी किए। काफी संख्या में जो सिक्के जारी किए थे वो किसने किए थे? यूनानी शासकों ने। किसने? यूनानी शासकों ने। और सबसे अधिक जो सिक्का जारी हुआ था वो किसके शासन काल में? तो मीनांदर के शासन काल में जारी हुआ था। सबसे ज्यादा जो सिक्का जारी हुआ था वो मीनांदर के शासन काल में जारी हुआ था। अब सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने जारी किए। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किसने किए थे? तो हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे। ये हिंद यूनानी शासक से कुछ क्वेश्चन था, जो यही सब क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं शक। हिंद यूनानी शक के आक्रमण के बाद शक ने फिर आक्रमण किया था। हिंद अवनों के बाद भारत के क्षेत्रों पर हमला करने वाले कौन थे? तो शक थे। कौन थे? शक थे। और भारत में शक पूर्वी ईरान के क्षेत्रों से होकर आए थे। भारत में जो शक आए थे वो कहाँ से होकर आए थे? तो पूर्वी ईरान के क्षेत्रों से होकर आए थे। और शकों की 5 शाखाएं थी।
ये जो शक थे उनकी 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान के क्षेत्र में थी। ये जो शक थे उनकी 5 शाखाएं थी और 5 की राजधानी थी, और इसका जो राजधानी था भारत और अफगानिस्तान के क्षेत्र में था। पंजाब था, भारत और अफगानिस्तान के में अलग अलग क्षेत्र में था। शक जो थे वो मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। ये जो शक थे वो मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे, और जो शक भारत में आए थे वो किसकी खोज में आए थे? तो चारगाह के खोज में आए थे। चारगाह की खोज में वो लोग भारत आए थे, ऐसा माना जाता है। अब है उसी टाइम उज्जैन का एक महान राजा था। उसी टाइम जब भारत में शक का शासन चल रहा था, उसी टाइम उज्जैन का एक महान शासक था जिन्होंने शक को पराजित कर बाहर कर दिया गया। 58 ईसापुर में उज्जैन में एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित किया। किसको पराजित किया? तो शकों को। किसके द्वारा? तो उज्जैन के एक स्थानीय राजा था, इन्होंने शकों को पराजित किया। और जब शकों को पराजित किया तो वो राजा किसकी उपाधि लिए? विक्रमादित्य की उपाधि लिए। किसका? विक्रमादित्य की उपाधि लिए। और तब से भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य की उपाधि काफी प्रचलन में आ गई। जब इन्होंने पहली बार विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, उसके बाद भारत के इतिहास में टोटल 14 व्यक्तियों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और शकों पर विजय के उपलक्ष्य में जब शकों को पराजित कर दिया गया, तब शक पर विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने 57 ईसापुर में एक नया संवत विक्रम संवत की शुरुआत की। किसका? विक्रम संवत की शुरुआत की। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? रुद्रदामन प्रथम था। रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन 130 से 150 ईस्वी था। कितना? 130 से 150 ईस्वी था। और इन्होंने रुद्रदामन प्रथम ने जिसका शासन गुजरात के बड़े भाग में किया, इन्होंने जो शासन किया था वो गुजरात के बड़े भाग पर किया था। रुद्रदामन प्रथम ने कठियावाड़ के अर्ध शुष्क क्षेत्र की झील सुदर्शन जो झील था उसको मौर्यकाल के शासन में बनाया गया था। और किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। तो उसका फिर जीर्णोद्धार किया गया। किसके द्वारा? तो रुद्रदामन प्रथम के द्वारा किया गया। रुद्रदामन जो थे वो संस्कृत का बड़ा प्रेमी थे। ये जो रुद्रदामन थे वो संस्कृत का बड़ा प्रेमी थे। उसके द्वारा जारी किया जूनागढ़ अभिलेख। ये जो जूनागढ़ अभिलेख है वो संस्कृत भाषा का पहला लंबा अभिलेख है। ये जो जूनागढ़ अभिलेख है वो संस्कृत भाषा में पहला लंबा अभिलेख है। अब आते हैं पहलव। क्या है? पहलव शासक। शकों के बाद पहलवों का आधिपत्य हुआ। किसका हुआ? पहलवों का आधिपत्य हुआ। इसका जो मूल स्थान था वो ईरान था। कहाँ था? ईरान था। इनका जो मूल स्थान माना जाता है वो ईरान था, और वहीं से वो आकर आए। कहाँ से? तो वो ईरान से भारत आए। सबसे प्रतापी जो राजा था वो गांडोफर्निस था। कौन था? गांडोफर्निस था। सबसे प्रतापी राजा पहलव में गांडोफर्निस था। और इसी के शासन काल में संत टॉमस, कौन? तो संत टॉमस भारत आए थे। किसकी प्रचार करने के लिए? तो ईसाई धर्म प्रचार करने के लिए संत टॉमस भारत आए थे। किसकी शासन काल में? तो गांडोफर्निस के शासन काल में। इसको अच्छे से देखिए। ये जो पहला शासन था उसमें ज्यादा बड़ा उसका शासन काल नहीं चला। इसके बाद कुषाण शासन का उदय हुआ, और कुषाण शासन एक लंबा समय तक वो लोग शासन किए, और इसका जो शासन काल था वो बहुत छोटा। अब जानेंगे कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? कुजुल कड़फिसेस। कौन थे? इनके जो संस्थापक थे वो थे कुजुल कड़फिसेस। इनके द्वारा ही कुषाण वंश की स्थापना की गई थी। अब है जो एक कुजुल कड़फिसेस थे, इन्होंने तांबे के सिक्के जारी किए थे।
किसके सिक्के जारी किए थे? तो ये जो कुरुल कड़फिसेस थे इन्होंने तांबे के सिक्के जारी किए थे। किसके? तांबे के सिक्के जारी किए थे। और इनके उत्तराधिकारी कौन थे? विम कड़फिसेस। कौन थे? विम कड़फिसेस। इन्होंने भारी मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी किए। ये जो विम कड़फिसेस थे इन्होंने भारी मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी किए, जिनकी शुद्धता, वो सिक्का की शुद्धता स्वर्ण गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के से उत्कृष्ट थी। ये जो सोने के सिक्के थे उसकी जो उत्कृष्टता थी वो गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के से अधिक थी। और इनके द्वारा, ये जो विम कड़फिसेस के द्वारा जो सिक्का जारी किया था उसमें अधिकतर किसके चित्र रहते थे? तो शिव, नदी और त्रिशूल की। इनके द्वारा जो सिक्के जारी किए गए थे उसमें सबसे ज़्यादा बनी थी। तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि ये जो विम कड़फिसेस थे वे शैव धर्म के थे। किस धर्म के थे? तो शैव धर्म के थे। अब आते हैं कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। ये जो कनिष्क था वो कुषाण वंश का महान शासक था। किसका? तो कुषाण वंश का महान शासक कौन था? तो कनिष्क था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में, कब? 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। कौन सा संवत? शक संवत। ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में बनता है कि शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो कनिष्क ने। या फिर इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 78 ईस्वी में की गई थी। और ये जो 78 ईस्वी को चुना गया था वो इसलिए चुना गया था क्योंकि उसी दिन कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। इसीलिए 78 ईस्वी को चुना गया था। और भारत सरकार के द्वारा शक संवत को ही चलाया जाता है। ये जो भारत सरकार के द्वारा जो चलाया जाता है वो कौन सा? शक संवत चलाया जाता है। कनिष्क की 2 राजधानियां था। ये जो कनिष्क शासक थे उनकी 2 राजधानियां थी। पहला था पुरुषपुर, उसको पेशावर के भी पहले पेशावर कहा जाता था, बाद में वो पुरुषपुर। और दूसरा था मथुरा। दूसरा कौन था? मथुरा। इसकी 2 राजधानियां थी। अब है कनिष्क। ये जो कनिष्क थे इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण एवं संपोषण किया। क्या? बौद्ध धर्म को संरक्षण एवं संपोषण किया। और चौथी बौद्ध संगीति, ये जो चौथी बौद्ध संगीति हुआ था वो किसके शासन काल में हुआ था? तो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। और कहाँ पे? तो कुंडल वन। और कुंडल वन कश्मीर में है। ये जो कुंडल वन है वो कश्मीर में है वो। और वसुमित्र की अध्यक्षता में ये बौद्ध संगीति हुआ था। सबसे जरूरी है कि कनिष्क के शासन काल में हुआ था। क्वेश्चन इस तरह भी बनता है कि चौथी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? तो कनिष्क के शासन काल में। और किसकी अध्यक्षता में? तो वसुमित्र की अध्यक्षता में। अब नेक्स्ट है कि अश्वघोष। ये जो अश्वघोष थे वो कनिष्क का राजकवि थे। अश्वघोष थे वो कनिष्क का राजकवि थे। और उसने सुंदरारानन सारिपुत्र प्रकरण की रचना की थी। इन्होंने किसकी रचना की है? तो सुंदराराजन, बोध चरित्र, बुद्ध चरित्र और सारिपुत्र की रचना की थी। और अश्वघोष कनिष्क का राजकवि था। अब नेक्स्ट है कनिष्क का जो राजवैद्य था वो कौन था? चरक। ये जो चरक थे वो कनिष्क का राजवैद्य थे। कौन थे? राजवैद्य थे। और इन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। ये जो चरक है उन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। क्वेश्चन इस तरह भी रहता है कि चरक कौन थे या किसके शासन काल में थे? तो कनिष्क के शासन काल में चरक थे और इसका राजवैद्य थे। अब आता है कि कनिष्क के शासन काल में, जब कनिष्क का शासन काल चल रहा था उसी टाइम कला की 2 शैलियों का विकास हुआ। किसकी? कला की 2 शैलियों का विकास हुआ। कौन कौन? गंधार शैली। कौन सा? गंधार शैली और मथुरा कला शैली। ये गंधार शैली और मथुरा कला शैली का जो विकास हुआ वो कब हुआ? तो वो कनिष्क के शासन काल में ही हुआ। अब है कि कनिष्क के शासन काल में, जब कनिष्क का शासन काल चल रहा था उस टाइम भारत का जो व्यापारिक संबंध था वो मध्य एशिया एवं पश्चिमी विश्व के साथ बना था। किसके? मध्य एशिया से और पश्चिमी विश्व के साथ व्यापारिक संबंध चल रहा था। किसके शासन काल में? तो कनिष्क के शासन काल में।
कनिष्क की जो मृत्यु हुई वो 102 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 102 ईस्वी में कनिष्क की मृत्यु हुई थी। और कुषाण वंश का सबसे जो अंतिम शासक था वो वासुदेव था। कौन था? वासुदेव। वासुदेव कुषाण वंश का सबसे अंतिम शासक था। आप इसको अच्छे से देख लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो कुषाण वंश से बनता है। किससे बनता है? कुषाण वंश से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो कनिष्क से बनता है, क्योंकि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क थे और कनिष्क के शासनकाल से ही ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने सारा ही ऐड कर लिए हैं। आप लोग इसको अच्छे से देखिए और इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।